और entire syllabus is revised with questions and all. आज हम previous year के questions देखने जा रहे हैं. What are the different types of questions जो हमारे एग्जाम में आते हैं सेक्शन वाइज. आप जानते हो सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में लिखना भी आपको सेक्शन वाइज ही है. इससे क्या होता है ना कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. कई बार क्या होता है ना, एक सेक्शन के आंसर्स दूसरे के पहले में लिख देते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो ओके, सो लेट अस सी क्वेश्चन. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारा जिसमें यू कैन सी फॉलोइंग क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है ना, ये ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता. आप देखोगे आपसे बनेगा. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम देख लेते हैं और हमसे बन जाते हैं. उसमें से आते हैं एमसीक्यू. ठीक है. तो मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेराइज डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल. तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा जब भी एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन होता है तो यहाँ पर सेटजेफ रूल लगेगा, है ना. सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होता है. ये हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ी हुई है. सो जो मोर सबसे ज्यादा सैचुरेटेड जो होगा सब्स्टिट्यूटेड अल्कली अल्कीन वही हमारा फेवरेट प्रोडक्ट होगा. इन सब में सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड जो है वो है 1 साइक्लो हेक्सीन, क्योंकि बनना तो हेक्सीन है. ये देखो हेक्सेन बन गया. ये अपने आप पता चल गया. डिहाइड्रेशन जो होगा अल्कोहल का, तो यहाँ पर एल्कीन बननी है ना, तो हेक्सीन बनेगा. वो भी क्लियर है. ऑप्शन 1 ऐसे ही कट गया. ऑप्शन 3 भी देखो, यहाँ पर मिथेनॉल बन रहा है, अल्कोहल नहीं बनेगा. एंड साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन भी नहीं बनेगा. तो आपको अगर ये सेटजेफ रूल नहीं याद है ठीक से, तो भी आप ये बना सकते हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ इस कंपाउंड से अल्कोहल से हमें एल्कीन मिलता है. सो you are definitely going to get this alkene. ठीक है. Now the next question is which of the following compound is more reactive towards SN1. आप लोगों को पहले ही बताया गया था ना कौन ज्यादा SN1 के लिए सबसे फेवरेबल क्या होता है, टर्शियरी, और SN2 के लिए प्राइमरी. ठीक है. तो यहाँ पर SN1 बोल रहा है ना, तो जितना ज्यादा यानी कि टर्शियरी वाला मोर स्टेबल होगा. तो यहाँ पर आप देखो सबसे ज्यादा मिथाइल ग्रुप किसके बन रहे हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिख रहा है ब्रोमो. ये भी है ब्रोमो, ये भी है ब्रोमो, ये भी है ब्रोमो, ये भी है. यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है, ये इस वजह से ही नहीं होगा. यहाँ पर C6H5 यानी कि एक बेंजीन रिंग है. यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग है. इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर एक कार्बन के साथ एक, यहाँ पे एक दूसरा बेंजीन रिंग है. बेंजीन रिंग क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन खींचता है. स्टेबल कार्बोकेटाइन का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए. तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप और एक बेंजीन रिंग है. तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा जो कंपाउंड है यहाँ पर C6H5CH C6H5Br. थर्ड, KMnO4 कलर शो करता है. अब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स कलर शो करते हैं, यहाँ पर जाते हैं मैंगनीज डी ब्लॉक से बिलोंग करता है. यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है जो आपको कंफ्यूज करेंगे, जैसे डी ट्रांजिशन, ये हमने सुना होता है, तो कई बार हम इसी पे मार देंगे तुक्का कि चलो यही होगा. एक ऑप्शन यहाँ पर है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल. तीसरा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल एंड चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड. तो यहाँ पर जो KMnO4 में आपका जो मैंगनीज है, मैंगनीज वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है. तो क्या आपको यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं है ना. तो इलेक्ट्रॉन इनके पास अनपेयर्ड है ही नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन कट गया. इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन भी नहीं होगा ना. इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है. तो दैट इज वाई डी ट्रांजिशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो इसका मतलब कंपाउंड मॉलिक्यूल शुड देयरफॉर बी कलरलेस. लेकिन यहाँ पर कलर शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन हो रहा है. तो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर किससे हो रहा है, लिगेंड टू मेटल हो रहा है. ठीक है, लिगेंड से मेटल को चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तभी कलर शो होगा. तो इलेक्ट्रॉन कोई तो देगा. जब इनके पास खुद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनको देने वाला इलेक्ट्रॉन कौन होगा, इनको देने वाला इलेक्ट्रॉन कौन होगा बताओ, इनका लिगेंड होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which radioactive isotope would have longer half life, ऑक्सीजन 15 या ऑक्सीजन 19. यहाँ पर आपको गिवन है रेट कॉन्स्टेंट्स. एक रेट कांस्टेंट यहाँ पर गिवन है O15 का.
O15 का गिवन है और O19 का गिवन है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट फॉर डीके ऑफ इतना, रेट कांस्टेंट किसका कम है और किसका ज्यादा है? O15 का लेस है O19 से, इसका मतलब रेट डीके उसका स्लो होगा, रेट कांस्टेंट कम है मतलब वो धीरे धीरे डीके होगा एंड विल हैव लॉन्गर हाफ लाइफ। जो धीरे धीरे डीके होगा उसका हाफ लाइफ क्या होगा, वो लंबा होगा। तो इसीलिए O15 विल बी द आंसर। तो आपको इतना लॉजिक भी नहीं आ रहा है अगर, तो किससे देख लोगे, जिसके के की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, जिसके के की वैल्यू ज्यादा होगी उसका हाफ लाइफ भी ज्यादा होगा। Molar conductivity of CH3COH at infinite dilution is given to be 390. Using the graph, you have been given a graph, ये है HCl का, ये है KCl का, ये मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको निकालना है CH3COOK का। तो CH3COOK का क्या होगा कंडक्टिविटी? CH3COH प्लस KCl माइनस HCl, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कंडक्टिविटी में, क्योंकि हमें चाहिए CH3COK का। तो यहाँ पर HCl हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर रह गया हमारा CH3COK की वैल्यू। तो जो प्लस एंड माइनस किया है उसकी वैल्यू आपको सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है एंड यू विल गेट द आंसर। For reaction A plus 2B, it gives you AB2. Order of the reaction is with respect to A is 2. यानी कि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? A को ब्रैकेट में डालो, टू द पावर 2 कर दो। एंड विथ रिस्पेक्ट टू B, what will, अच्छा, order with respect to A is 2 and with respect to reactant B, what will be the change in rate of reaction अगर A की concentration को डबल कर दो? ये तो याद रखना, रेट जो है वो क्या है, A के रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन A स्क्वायर। अगर मैं A को डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 4A स्क्वायर। यानी कि ये जो नया रेट है R1 और ये है R0, तो ये कितना टाइम्स चेंज हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया ना। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। तो आप देखो, पहले है ब्यूटामीन, ये है एन एन डाई मिथाइल इथेन अमीन, एन इथाइल इथेन अमीन। अब सब इसमें कह रहा है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होनी चाहिए? यहाँ पर देखो ए जो है, यस ये है ब्यूटेन अमीन, यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन वाला अमीन है ये। यहाँ पे है एन एन डाई मिथाइल इथेन अमीन, इथेन का 2 कार्बन और इसके 2 कार्बन, यानी कि ये भी 4 कार्बन है। ये है इथाइल इथेन अमीन, ये भी 4 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर अमीन 1 है, यहाँ पर अमीन 2 है, और यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर 3 है, एक तो फंक्शनल ग्रुप हो गया और दो दो डाइमिथाइल है, एन एन डाइमिथाइल। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट की इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका ये होगा। इन प्राइमरी अमीन इंटरैक्टिंग इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम। प्राइमरी में क्या होता है ना, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, बॉन्डिंग से क्या होती है ना, वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो प्राइमरी अमीन आपको यहाँ पर कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है ना, दिस इज हैविंग ओनली वन अमीनो ग्रुप। तो प्राइमरी अमीन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन फ्री है। सेकेंडरी अमीन में क्या है ना, एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये भी करेगा पर कम करेगा। तो इसके बाद सी है, ये है हमारा सेकेंडरी अमीन। टर्शियरी अमीन में क्या हो जाता है ना, उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, हर जगह मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, दैट इज द रीजन टर्शियरी बॉन्डिंग जो है वो, टर्शियरी की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, तो इसीलिए ये ऑर्डर होगा। नेक्स्ट, CFSE of this compound is given to be this। अब हमें निकालना है जब क्लोरीन 6 से घट के 4 हो जाए तो कितना होगा। तो अगर यहाँ पर ये 18,000 गिवन है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लगाओ, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 इंटू ये जो वैल्यू दी हुई है ये, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका वैल्यू आएगा 8,000। What is the major product of the following reaction? ये है C6H5CH2O C6H5, यानी कि ऑक्सीजन के इस तरफ भी एक ग्रुप है, इधर भी है, यानी कि दिस इज ईथर। ईथर को आप HBr के साथ ट्रीट कर रहे हो एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ए और बी क्या होगा।
हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा एक ईथर है, HBr के साथ ट्रीट करोगे तो एक कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन के एक तरफ जो है C6H5Br, C6H5CH2 इसके साथ चला गया हमारा Br, तो क्या बन जाएगा C6H5CH2Br, और ये जो बचा हुआ है C6H5O वो ले लेगा इसका हाइड्रोजन, तो ये बन गया C6H5OH। Which of the following statement is not correct for amine? So most alkyl amines are more basic than ammonia solution. दूसरा ऑप्शन है pKb वैल्यू ऑफ इथाइलअमीन इज लोअर देन बेंजाइल। pKb वैल्यू जितनी कम हो उतना स्ट्रॉन्ग अमीन होता, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इथाइल अमीन और बेंजाइल अमीन में इथाइल अमीन शुड बी, यहाँ पे pKb की वैल्यू लोअर नहीं होनी चाहिए। तीसरा है हमें पूछा जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल की मोस्ट, हमें यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। CH3NH2 on reaction with nitrous acid releases NO2, और फोर्थ है हिंसबर्ग्स रिएजेंट reacts with secondary amine to form सल्फोनामाइड। इसमें से आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो है वो लग रहे हैं कि हाँ सुने हुए लग रहे हैं, है ना, हमें लेकिन रॉन्ग फाइंड करना है। तो अल्काइल अमीन्स जो होंगे, देखो किसी अमीन मतलब NH2, इसमें आप जितने अल्काइल ग्रुप डालोगे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगी ना, तो मोस्ट अल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अमोनिया में क्या है NH3, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, लेकिन जितने अल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे उतनी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है। दूसरा कह रहा है पीकेबी वैल्यू ऑफ इथाइल अमीन C2H5NH2 और बेंजाइल अमीन। बेंजीन तो वैसे भी एसिडिक कंपाउंड है, ठीक है, एसिडिक कंपाउंड, इसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक चेन में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, एलिफेटिक चेन की। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ जिसकी कम उसकी पीकेबी वैल्यू भी लोअर, तो इसकी पीकेबी वैल्यू लोअर होनी चाहिए और इसकी ही लोअर है। हिंसबर्ग्स रिएजेंट सेकेंडरी अमीन्स के साथ रिएक्ट करके सल्फोनामाइड ही देता है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, प्राइमरी अमीन है, अगर इसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा ना कि NO2, सो दैट इज व्हाई दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर 2,4 DNP टेस्ट देते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस टेस्ट और कैनिजारो टेस्ट इज शोन बाय अल्कोहल्स ओनली, ये सिर्फ अल्कोहल शो करते हैं, ये और ये, दीज आर टेस्ट फॉर अल्कोहल। अगर आपको इतना भी याद है तो भी आप समझ लोगे कि ये एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट होगा, टेस्ट के नाम बस याद रहेंगे तो भी आप ये MCQ कर पाओगे। आर्हीनियस इक्वेशन दिया है ग्राफिकली, यहाँ पे LNK है और ये T इनवर्स का ग्राफ है, तो यहाँ पर ग्राफिकली गिवन है द इंट वन जो है वो है इंटरसेप्ट एंड सेकेंड हमें ढूंढना है इसका स्लोप ऑफ द कर्व। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो है LNA, और ये याद रख लेना, ये वैल्यू हम याद रख सकते हैं। स्लोप ऑफ द कर्व यहाँ पर होता है -EA/R, तो LNA और -EA/R यहाँ पे देखो कंफ्यूजिंग है ना, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हमें ठीक से याद नहीं रहेगा तो हम किसी को भी टिक मार सकते हैं, तो ये आंसर ना होके ये वाला आंसर होगा। Then number of ions formed on dissolving one molecule of this compound in water. Water में इसको डिसॉल्व करोगे तो कितने आयंस बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तो वाटर मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पर कितने आयंस बनेंगे, एक तो आयन यहाँ पे हमें आयरन दे देगा Fe2+, ये सल्फेट है, सल्फेट देगा हमें, और अमोनिया ये जो NH4 है ये भी NH4+ बनाएगा, यहाँ पे होल ट्वाइस है 2NH4+, और ये सल्फेट हमारा 2 निकलेगा, तो 2 सल्फेट 2 अमोनिया और 1 आयरन मिलके 5 आयंस निकालेंगे। देन ये नेम रिएक्शन से है, ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल एसिड, सॉरी क्रोमाइल फ्लोराइड, इट इज एन इटार्ड रिएक्शन, और ये जरूर आएगा किसी न किसी क्वेश्चन में, इटार्ड रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, तो इन रिएक्शंस को याद कर लोगे। given two statements given assertion and reasoning, assertion कह रहा है कि an ether is more volatile than alcohol of comparable molecular mass, ether ज्यादा volatile है alcohol से, ऐसा कह रहा है, और ether are polar in nature, ठीक है, ether polar in nature होता है क्या, तो यहाँ पर assertion and reasoning true है, बट
एसर्शन और रीजनिंग में क्या है ना कि रीजनिंग करेक्ट भी तो होनी चाहिए। अगर मान लो एसर्शन के हिसाब से रीजनिंग है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो एक चीज हमें आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। ईथर इज मोर वोलाटाइल, ठीक है, देन अल्कोहल। ईथर भी बहुत वोलाटाइल होता है, अल्कोहल भी वोलाटाइल है। और ईथर्स आर पोलर इन नेचर, क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पर assertion एंड रीजनिंग करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट रीजन क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट अमॉन्ग ईथर मॉलिक्यूल्स। ईथर वोलाटाइल ज्यादा क्यों है अल्कोहल से? क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है, तो उसको वोलाटाइल होने में थोड़ा ज्यादा चाहिए टेम्परेचर। ईथर बहुत जल्दी वोलाटाइल हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर मिसिंग है। देन assertion reasoning, assertion क्या कह रहा है? प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सी स्ट्रक्चर। ये तो आप जानते हो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सी स्ट्रक्चर। एंड दूसरा कह रहा है रीजनिंग की सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और डाइसल्फाइड लिंकेज भी होता है। तो ये दोनों बातें तो सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है यार, है ना। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो उसका एक्सप्लेनेशन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला नहीं है। देन मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ एक्टिनाइड्स आर लेसर देन थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यूज। यानी कि एक्टिनाइड्स की एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कम होती है थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यू से। और रीजन दे रहा है क्या? कि एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब एटम्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर असर्शन एंड रीजनिंग अगेन देखो करेक्ट रीजनिंग नहीं है। यूजुअली जब मान लो कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ भी ना समझ में आए असर्शन रीजनिंग में, तो यूजुअली आप देखोगे ना ज्यादातर क्वेश्चन जो बोर्ड के बच्चों से पूछा जाता है उसमें आपको असर्शन एंड रीजनिंग बोथ ट्रू मिलेंगे। और मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्म में आपको यही मिलेगा। तो इसको एज ए तुक्का आप बेटर तुक्का समझ सकते हो, बेटर देन ऑल। क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू है, आपको सिर्फ लगाना है कौन सा सही है। तो अगेन यहाँ पर एक्टिनाइड्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, ये बहुत ट्रू है, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इज लेस एज, क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर लेस इफेक्टिवली शील्डेड and are strongly paramagnetic due to the presence of unpaired electrons. Unpaired electrons किसी को पैरामैग्नेटिक बनाता है। हाँ, यस। क्वेश्चन अगेन है टर्शियरी अमाइन आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये तो सही है। टर्शियरी अमीन में क्या है? यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप या कोई भी अल्काइल ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले जो ग्रुप होते हैं ना वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो टर्शियरी अमाइंस आर मोर बेसिक, ये तो ट्रू है, देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। रीजन क्या है? टर्शियरी अमाइंस हैव 3 अल्काइल ग्रुप which causes plus I effect. Yes, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट कॉज कर रहा है। यहाँ पर दोनों ही बातें सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। क्योंकि ये अमाइंस मोर बेसिक इसी वजह से है क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है विच लीड्स टू प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दैट। अब ये क्वेश्चन दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन है, ईच कैरिंग 2 मार्क्स। अब इसको देख लो। Yes. First order reaction takes this 69.03 minutes for 50% completion. What is the time needed for 80% completion? अब 50% completion के लिए हाफ लाइफ गिवन है। 50% कंप्लीशन मतलब हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की वैल्यू जो होती है टी हाफ की होती है 0.693/K। ये वैल्यू याद रखना आप, ठीक है। और ये किसके लिए फॉर्मूला होता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टी हाफ जो होता है दैट इज इक्वल टू 0.693/K। तो ये कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर में इतना टाइम लग रहा है, तो टी हाफ की वैल्यू यहाँ पर 69.3 मिनट्स है। तो ये कह रहे हैं 80% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा। देखो लॉग की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी गिवन होती है एग्जाम्स में, तो आपको लॉग टेबल की नीड नहीं पड़ने वाली है। सो देखो टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है, के की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हो ना। k इज इक्वल टू 0.693/T हाफ। T हाफ इज 0.693/69.3।
तो ये तो देखो यहाँ पे सिर्फ डेसिमल का फर्क है, ये नीचे चला गया 10⁻³ और ये ऊपर हो गया 10, बाकी तो कट गया ना। तो ये हो गया 1/100 मिनट इनवर्स। अब हमें कह रहा है कि 50% से अब 80% कंप्लीशन करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का फॉर्मूला ये होता है 2.303/r/t लॉग r0/r। तो हमने यहाँ पे बिठाया टाइम निकालना है 2.30r3/t लॉग r0, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 था ना, अब 80% कंप्लीशन के बाद फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा टी की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है। नाउ यस नहीं के यहाँ पे इसने टी लिखा है, यहाँ पर ये के आ गया अपने आप। के हमने यहाँ पे निकाल लिया 1/100 यानी कि 0.01। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, ये हो गया log 5। अब log 5 की वैल्यू यू हैव बीन गिवन हियर, तो यहाँ से आप log 5 की वैल्यू लिखोगे और इसको कैंसिल आउट करोगे तो हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी। अकाउंट फॉर द गिवन, there are 5 OH groups in glucose and glucose is a reducing agent। अब ये हमारा जो ग्लूकोज है इसमें OH ग्रुप तो 5 है एंड इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हमें इसको बताना है। तो ग्लूकोज हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे या कुछ रिएक्शंस थे जिससे ये पता चलता था कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो वो था एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब आप एसिटाइलेशन करते हैं विद एसिटिक एनहाइड्राइड, it gives you glucose pentacetate which confirms the presence of 5 OH। ठीक है, तो 5 OH ग्रुप प्रेजेंस, बेटा ये क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पांचों OH प्रेजेंट कैसे है, पता चलता है एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन से। जस्ट इनकेस आपसे सारा नहीं हो पा रहा है तो भी ये तो पता होना चाहिए कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाया है। सो पांचों इसके OH ग्रुप ब्लॉक हो गए, इस वजह से पता चल गया कि ये आपके जो 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ये कैसे पता चलेगा, फेलिंग्स रिएजेंट से पता चलेगा। आप यहाँ पर ये नहीं भी लिखोगे तो भी अगर आप ये फेलिंग्स रिएजेंट बताओगे तो भी यू विल बी गेटिंग मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट्स। एनसीईआरटी में ऑलरेडी सारे रिएक्शंस गिवन है। ब्रोमीन वाटर के साथ जब आप ट्रीट करते हो तो यू आर गेटिंग ग्लूकोनिक एसिड। HNO3 के साथ, HNO3 मतलब हम इसको एसिडिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो क्या है ना कि इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो सैक्रिक एसिड आपको मिलेगा। और इफ ग्लूकोनिक यस अगर ग्लूकोनिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज करते तो सैक्रिक एसिड मिलता है। तो ये ना भी लिखो तो चल जाएगा, कम से कम इतने ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हम बताएंगे। देन give the reason for the following during the electrophilic substitution reaction of haloarenes, para substituted derivatives is a major product। ठीक है, तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है, ये तो हम जानते हैं। अब इसका रीजन अब बताओ। एट ऑर्थो पोजिशन हाइयर स्टीयरिक हिंड्रेंस इज देयर, ऑर्थो पोजिशन पे स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है। ऑर्थो मतलब ये हमारा हेलोएरीन है, ठीक है, दिस इज ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा, दिस इज मेटा। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन जो है ये हेलोजन के बिल्कुल बगल में है, तो ऑर्थो पोजीशन पे स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। और सबसे पैरा पे देखो, पैरा सबसे दूर है हेलोजन से, तो सबसे कम स्टीयरिक हिंड्रेंस यहीं पे होता है। तो इसीलिए प्रिडोमिनेंटली जो मेजर प्रोडक्ट होते हैं बेटा वो पैरा के होते हैं, क्योंकि स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है। दूसरा है प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय SN1 रिएक्शन इज अ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है ना, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D एंड L कंपाउंड होते हैं, इस वजह से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा नहीं सकते, रोटेट नहीं करा सकते। सो SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकटायन जो है फॉर्म्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है, और प्लेनर इन नेचर होता है sp2। तो उस वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द प्लेन गिव्स यू रेसिमिक मिक्सचर। अब क्या है ना, एक साइड से अटैक होगा तो सपोज डी बन गया, दूसरे साइड से अटैक होगा तो एल बन जाएगा, so it is predicted कि you will get a racemic mixture। then name the substitute, ये उसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, और वाला आई मीन कि 21 में आप ये बनाओ या फिर ये बनाओ।
ये सब लॉजिक बेस्ड है, इसमें इतना रिएक्शन नहीं है जहां पे बच्चों को दिक्कत आती है, राइट? नेम द सुटेबल अल्कोहल एंड रिएजेंट फ्रॉम विच 2 chloromethyl propane कैन बी प्रिपेयर। अब नहीं समझ में आ रहा ना किससे बनाएंगे, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिख लेते हैं सीधा। ये है 2 मिथाइल प्रोपेन, तो प्रोपेन के लिए 3 कार्बन लिख दिया, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल लगा दिया। 2 क्लोरो भी है तो यहाँ पे क्लोरो भी लगा दो, हाइड्रोजन डाल देते हैं। नाउ आप इसके लिए कौन सा अल्कोहल यूज करोगे? यहाँ पे आप देखो टर्शियरी है ना, टर्शियरी हैलोजन बना है, तो यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यहाँ पे OH आ जाए टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो हम बना सकते। यहाँ पर क्या है ना, कि आप कौन सा अल्कोहल लोगे, तो आप देखो प्रोडक्ट हमारा ये है, तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लें, मान लो कि यहाँ से OH डाल दें, रिएक्टेंट पे OH होगा, तो आप इससे क्लोरो बना सकते हो ना। तो हमने प्रोडक्ट लिख लिया और प्रोडक्ट लिख के हम समझ गए कि हम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले सकते हैं, या इसको 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल भी कहते हैं। तो इजीली यू गॉट इट। ओके, सो सुटेबल अल्कोहल हमारा वही है, और रिएजेंट क्या यूज करोगे? ल्यूकास रिएजेंट यूज करोगे। ये है क्या? अ मिक्सचर ऑफ कॉन्क HCl एंड ZnCl2। Out of the chloromethane and fluoromethane, which one has higher dipole moment and why? क्लोरोमीथेन और फ्लोरोमीथेन में किसकी हायर डाइपोल है? क्लोरोमीथेन की हायर डाइपोल है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, so dipole moment of fluoromethane is comparatively lesser. Usually क्या होता है ना कि बच्चों को लगेगा कि नहीं नहीं क्लोरो नहीं, ये होना चाहिए हमारा दिस वन फ्लोरोमीथेन, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर्मूला CONH3 whole 5 CO3Cl could represent a carbonate or a chloride. Write the structure and name of the possible isomers. अब यहाँ पे आप देखते हो ना कि हर स्टेप के मार्क्स हैं, इसके आंसर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके आइसोमर्स बनाओ। इसमें किया क्या, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, क्लोरीन एज एन एनायन, पहले आप इसको बाहर छोड़ दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कार्बोनेट को भी एनायन की तरह यूज कर सकते हैं ना, तो अगले आइसोमर में आप कार्बोनेट को बाहर कर दो स्क्वायर ब्रैकेट के और क्लोरीन को ले आओ, यू आर गेटिंग 2 आइसोमर्स। तो इसके लिए हाफ मार्क्स, इसके लिए हाफ मार्क्स, 1 मार्क मिल गया। अब इसका नाम लिखो दोनों का, तो यू विल बी गेटिंग हाफ ऑफ ईच। यहाँ पे पेंटा अमीन है ना, 5 अमीन, तो पेंटा अमीन कार्बोनेट। अब कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और ये क्लोराइड है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, पेंटा अमीन, क्लोरीन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है, तो क्लोरीन बन गया क्लोरिडो, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी 3, ये कार्बोनेट। सो स्टेप मार्किंग, दिस इज कॉल्ड स्टेप मार्किंग, राइट। जितने यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1 मार्क्स ये हो गया एंड 1 मार्क्स, ये 2 मार्क्स का है। इसका स्प्लिट देख लो, हाफ 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 एंड हाफ। तो दिस इज कॉल्ड स्टेप मार्किंग। अगर आपको जितना भी स्टेप आता है आप लिखते हो, यू विल बी गेटिंग मार्क्स। Next question is, corrosion is an electrochemical phenomena. The oxygen in moist air reacts as following. ये ऑक्सीजन है, moist air में ऐसे रिएक्ट करता है।
हमें लिखना है रिएक्शन फॉर कोरोजन ऑफ जिंक अकॉर्डिंग occurring at एनोड कैथोड, ठीक है। तो जिंक का एनोड रिएक्शन ये है, कैथोड रिएक्शन ये, ओवरऑल रिएक्शन ये। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई will the rate of reaction be affected when a catalyst is added। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्टर होता है। सेकेंड वन, टेम्परेचर एट विच रिएक्शन वाज टेकिंग प्लेस इज डिक्रीज्ड। रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा अगर हमारा रिएक्ट टेम्परेचर हम घटा दे तो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप टेम्परेचर घटाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। एट लोअर टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस और उसकी वजह से मॉलिक्यूलर कोलिजन घट जाती है। Next question. Write the reaction and IUPAC name of the product formed when 2-methyl-propanol is treated with ethyl magnesium bromide। अब ये है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन। तो हमारे पास ये एल्डिहाइड है और ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब हमने ड्राई ईथर यूज किया है। एंड नाउ व्हाट विल बी योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये CH3 होल ट्वाइस CHL, यहाँ पर क्या आ गया, C2H5 यहाँ पर आ गया OMgBr। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पर ये जो कार्बोनिल कार्बन है वहां पे नेगेटिव चार्ज है और ये कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकेटाइन से जुड़ गया हमारा ये, क्योंकि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड चेन में अल्काइल ग्रुप इज नेगेटिवली चार्ज और यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ऑक्सीजन से जुड़ गया ये OMgBr। तो जो ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव है और ये कार्बन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे आ गया ये नेगेटिव पार्ट यानी कि C2H5 आ गया, और इस ऑक्सीजन पे आ गया MgBr। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा। तो दो सेक्शन खत्म हो गए, यह है तीसरा सेक्शन। यहाँ पर कंटेन्स 5 क्वेश्चंस विद इंटरनल चॉइसेस ऑफ 2 क्वेश्चन। हर हर क्वेश्चन में आपके दो दो चॉइसेस हैं, इंटरनल चॉइसेस। तो चॉइसेस आर आल्सो गुड कि हम डिसीजन ले सकते हैं। Here we have a question. Write the equation for the following reaction. Salicylic acid को जब आप treat करने जा रहे हो एसिटिक एनहाइड्राइड से, you get aspirin। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को जब सोडियम इथॉक्साइड के साथ आप ट्रीट करते हो तो आपको प्रोपीन मिलता है, 2-मिथाइल प्रोपीन। थर्ड, दिस इज फेनॉल। फेनॉल को आप ट्रीट करोगे क्लोरोफॉर्म और अल्कली के साथ तो यू विल गेट दिस कंपाउंड। दिस इज राइमर टाइमन रिएक्शन। नेम रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन रिलेशन टू पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालना है, देन मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप मैंगनीज का ये निकालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर Mn3 के लिए क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन 3+ के लिए घटाओ। मैंगनीज का ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से S के और 1 इलेक्ट्रॉन गया D का, तो D हो गया 3D4। तो मैंगनीज जब ग्राउंड स्टेट में था तो इसके पास S में 2 इलेक्ट्रॉन थे जो पेयर्ड थे और D में 5 थे जो अनपेयर्ड थे। वेन इन यहाँ पर Mn3+ में 3D4 है, यानी कि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो Mn इन अगर इसके पास हेक्सा साइनो है तो अब इसके पास 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ताकि ये हाइब्रिडाइजेशन कर सके। तो इनर डी ऑर्बिटल लिया है तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, ये डी है, ये एस है, ये पी है, तो 2 डी लिया, 1 एस लिया, 3 पी लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। ठीक है, ये है हाइब्रिडाइजेशन। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एन इन, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटू n+2। तो हमारे पास यहाँ पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2, तो 2 इंटू 2 ये फॉर्मूला यूज करोगे and you will get this मैग्नेट्रॉन। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स में ऑर्बिटल यूज किया ना डी के हिसाब से हम बताएंगे। यहाँ पर एक डी है ना, ये 3D है, इसके बाद 4D आएगा। अगर आपने 4D यूज किया होता है तो हम इसको कहते हैं आउटर डी ऑर्बिटल, लेकिन हमने इनर डी यूज किया है तो इसको हम कहेंगे इनर डी ऑर्बिटल को यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट हेनरीज लॉ एंड एक्सप्लेन why are the tank used by scuba divers filled with air diluted with helium। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो स्कूबा डाइवर्स जब प्रेशर जो होता है अंडर वाटर बहुत हाई होता है,
तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो ब्लड में वो बढ़ जाती है, तो बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, जब डाइवर्स कम टू द सरफेस, प्रेशर डिक्रीजेस, उसके बाद सॉलिबिलिटी की वजह से ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स बनने लगते हैं, जिससे मेडिकल कंडीशन डेवलप हो सकती है। टू अवॉइड दैट सिचुएशन, हमारा जो वो है जो एयर होता है उसमें हम क्या करते हैं, हीलियम वगैरह की मिक्सिंग, नाइट्रोजन घटा दिया, हीलियम का अमाउंट बढ़ा दिया, इसको डाइल्यूशन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assume that argon exerts a partial pressure of 6 bar. Calculate the solubility of argon gas in water. यहाँ पे हेनरीज लॉ गिवन है, के एच की वैल्यू गिवन, सीधा P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन कर दिया, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू P बाई के, प्रेशर की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे K की वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस चाहिए। Then some reasons. Aniline is yes. Aniline is acetylated before nitration reaction. Aniline को acetylate क्यों करते हैं before nitration? To avoid the formation of terry oxidation product. pKb of aniline is lower than metanitroaniline. pKb का लोअर होना मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन ज्यादा है नाइट्रो से, क्योंकि नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। Primary amine on treatment with benzene sulfonyl chloride forms a product which is soluble in NaOH. तो क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन द एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी अमीन होती है फॉर्म पर। Aniline does not react with methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 catalyst. Yes. तो एनिलीन डज नॉट रिएक्ट, क्योंकि ये जो हमारा कंपाउंड है, एनिलीन एक बेस है, AlCl3 इज एन एसिड, उसकी वजह से क्या होता है, बेस और एसिड मिलके सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, राइट। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-cyclohexyl chloroethane, यहाँ पे क्लोरोइथेन है यानी कि हेलोजन कंपाउंड है, इसका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से साइक्लोहेक्साइल क्लोरोइथेन क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन दिस अंडरगोज रिएक्शन इज साइक्लोहेक्साइल इथीन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनता है ना, तो हेक्साइल इथेन से इथीन बन गया। Why are haloalkanes more reactive in nucleophilic substitution than haloadenine? हेलोएरीन जहां पे भी डबल बॉन्ड ना, वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, यहाँ पर ये खुद ही इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस नहीं करता। ऑप्शनल क्वेश्चन है, नेम द पॉसिबल एल्कीन विच विल यील्ड 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये है प्रोडक्ट, ये कैसे बना होगा, एल्कीन में HCl ऐड करने से बन जाएगा, तो प्रोडक्ट देख के हम रिएक्टेंट बना सकते हैं, या एक और प्रोडक्ट हो सकता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ होता तो भी ये प्रोडक्ट बन जाता। एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड more readily than normal propyl chloride, क्योंकि एलाइल क्लोराइड shows higher reactivity as carbocation formed in the first step। ये हमारा आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमारी थ्योरी दी हुई है डीएनए की सारी चीजें, एडेनिन थाइमिन, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आपके यूं बन जाएंगे देखते देखते, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज 100 एडेनिन एंड 150 साइटोसिन। एडेनिन पेयर करता है थाइमिन से और साइटोसिन पेयर्स विद ग्वानिन। एडेनिन 100 है तो थाइमिन भी 100 होगा, और साइटोसिन 150 है तो ग्वानिन भी 150 होगा, तो टोटल न्यूक्लियोसाइड जोड़ लो कितने हो गए, 100 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 150 मतलब 500। सो सिंपल। Sample of hair and blood was found at two sites. Scientists claim that the sample belongs to same species. How did the scientists arrive at the situation? Scientists को भाई ऐसा कैसे समझ में आ गया कि ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने उनके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के कॉम्पोजिशन की स्टडी की। सैंपल वाज फाउंड टू बी सिमिलर। अब सी क्वेश्चन कह रहा है कि a sample of virus was tested and it was found to contain 20% adenine, 20% thymine, 20% guanine and rest cytosine. तो इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस या डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्या है ये, तो यहाँ पर देखो एडेनिन और थाइमिन बराबर होने चाहिए ना, वो कह रहे हैं वो 20% है, लेकिन ग्वानिन और साइटोसिन इक्वल नहीं है, तो डबल जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर,
उसमें सभी के नंबर बराबर होते हैं। इसका मतलब ये रूल आउट हो गया कि ये सिंगल स्टैंडर्ड है ना। सो ये रूल आउट हो गया कि डबल स्टैंडर्ड नहीं है। अब ये क्या है, द बेसिस पेयर्स यहाँ पर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो इसका मतलब ये आरएनए नहीं हो सकता, आरएनए में यूरासिल होती है, तो इसका मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये, तो इट इज सिंगल हेलिक्स डीएनए। Chargaff rule, how can Chargaff rule be used to infer the genetic materials of organism is double standard? चारगफ रूल क्या बताता है ना कि जितने एडेनिन है उतने थाइमिन है, जितने साइटोसिन है उतने ग्वानिन है, तो इस वजह से हमें पता चल जाता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। देन हेना इज इन्वेस्टिगेट, ये भी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्ट गिवन है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट रीडिंग 1 है, रीडिंग 2 गिवन। Assuming the melting point, यहाँ पर क्या है कि she makes a salt solution using 10 ml of water with a known mass of NaCl. She puts the salt solution into a freezer. ठीक है, उसके बाद फ्रीजर से निकाला। She takes the frozen salt out of the freezer and measures the temperature. She repeats the experiment. अब one temperature इसका in the second set of result does not fit into the pattern. तो कौन सा है जो fit into the pattern नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग में देखो, तो थर्ड रीडिंग ऑफ 0.5 ग्राम, तो 0.5 ग्राम है ना, हैज टू बी एन इंक्रीज इन डिप्रेशन इंक्रीज इन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए था, therefore decrease in the freezing point, so also decrease in melting point when amount of salt is increased but the trend is not following। यहाँ पर ट्रेंड फॉलो, यहीं पर आप देखोगे इसी में बस ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है। Then why did Hina collect the two sets of result? टू सेट ऑफ रिजल्ट से क्या होता है ना कि हमारा जो कोई भी डेटा है वो हम कर पाते हैं कि हाँ ये सही था, है ना। यहाँ पर देखो ये एब्रप्ट डेटा है, इसीलिए ये ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा था। ये तो आप देख के भी बता दोगे, ए वाला, बी वाला ये हो गया। अब सी है, NaCl के जगह पर अगर हीना ने ग्लूकोज यूज किया होता तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या असर पड़ता। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टी एफ। क्या होता है वो फॉर्मूला पे आप बिठाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा वैल्यू। नाउ नेक्स्ट सेक्शन में पूछ रहा है, व्हाई डज अ सेल वोल्टेज ऑफ मरकरी सेल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। सेल वोल्टेज ऑफ मरकरी सेल कांस्टेंट क्यों रहता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम? एज द ओवरऑल, यहाँ पर आप देख लो कांस्टेंट रहने का कारण क्या है कि एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, आयन का इन्वॉल्वमेंट पूरे लाइफ टाइम में नहीं होता है। Write the reaction occurring at anode and cathode for the electrolysis of KCl. Electrolysis of KCl में net cathode reaction ये है, वाटर का होता है और एनोड पे क्लोरीन का होता है, so net reaction is this. What is the pH of HCl solution when hydrogen gas electrode shows a potential minus 0.59 volt at STP? तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, नॉस्ट इक्वेशन, और वैल्यू पुट करेंगे, वी विल बी गेटिंग द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है कि यस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए इज गिवन, बी इज आल्सो गिवन, व्हाट व्हिच ऑफ द टू इज मोर लाइकली टू बी कॉपर। बाय ए इज कॉपर एंड आर कंडक्टर्स दस हैव हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, जिसकी कंडक्टिविटी वैल्यू आपको दिख रही है ना ज्यादा, वो कॉपर होगा। What is the quantity of electricity in Coulomb required to produce 4.8 gram of magnesium from MgCl2? तो मैग्नीशियम यहाँ पर देखो 8 ग्राम, यस, 4.8 ग्राम ऑफ मैग्नीज फ्रॉम MgCl2। तो यहाँ पर आप देखो मैग्नीज में क्या होता है, मैग्नीशियम में सॉरी Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, तब जाकर के वो मैग्नीज बनता है, इट गिव्स यू 2 Mg। सो 1 मोल के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, यानी कि यहाँ पर 2 फैराडे लगेगा, तो 2 फैराडे के हिसाब से 1 मोल के लिए, 1 मोल यहाँ पर कितना मोल बोल रहे हैं, यहाँ पर 4.8 ग्राम है, 4.8 ग्राम से आप मोल निकालोगे, 4.8 डिवाइडेड बाई 24, दैट विल गिव यू द मोल। देन हमें पता चलेगा कि हमें कितना कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा।
yes, and what is the standard यहाँ पर what is the standard free energy change for the following reaction? Standard free energy का फॉर्मूला होता है डेल्टा G is equal to minus NF डेल्टा E. तो यहाँ से हम निकाल लेंगे. Then hydrocarbon A with molecular formula C6H5 की ozonolysis हुई है. Gives two products B and C. B and C give a yellow precipitate when heated with iodine. अब हमें ABC आइडेंटिफाई करना है. So यहाँ पर A डेफिनेटली एल्कीन है, C6H5 है, यानी कि फॉर्मूला जो है उस पर लग रहा है. अब यहाँ पर B एल्डिहाइड है, B इज एन एल्डिहाइड विद मिथाइल ग्रुप. A तो हमें पता चल गया, B and C निकालते हैं. बोथ B and C gives yellow precipitate when heated with iodine and only B gives silver mirror test. ठीक है, silver mirror test with tolerance reagent. इसका मतलब B has to be aldehyde with a methyl group. ठीक है, अब बचा C. C हमको ढूंढना है, C क्या है. तो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोफॉर्म टेस्ट फॉर C. इक्वेशन लिखते हैं. A हमने समझ लिया कि ये कंपाउंड होगा एल्कीन. B हमारा ये है. अब C निकालना है. तो C हमारा यहाँ पर C हैज टू बी मिथाइल कीटोन. C हमारा कोई कीटोन है. सिल्वर मिरर टेस्ट के लिए ये रिएक्शन होना चाहिए, ये वाला रिएक्शन. दिस गिव्स अस सिल्वर. राइट डाउन द इक्वेशन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन. अब हम एल्डोल कंडेंसेशन भी इसका करा सकते हैं, बी और सी का. सिमिलरली एक रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस इज ऑब्टेन्ड व्हेन बी रिएक्ट्स विद रेड फॉस्फोरेसेंट Cl2. So organic compound B can be obtained on reaction with methyl magnesium chloride. A और B क्या है? A has to be this CCl3COH और B यहाँ से क्या आएगा? CH3COH. अब इनका रिएक्शन क्या है दिखाओ. तो दिस इज द रिएक्शन. हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन है ये. थर्ड, गिव एनी वन मेथड बाय विच ऑर्गेनिक बी कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स कंपाउंड. सो बी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? दिस इज CH3COCl. वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, ए और बी? ए या बी? ये ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है. ए हैज टू बी मोर एसिडिक. यहाँ पे 2-3 क्लोरीन है, दैट इज व्हाई ए इज मोर एसिडिक. राइट डाउन द रिएक्शन टू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम कंपाउंड बी. अब मीथेन बनाना है कंपाउंड बी से. दिस इज एसिड. इसको NaOH के साथ ट्रीट करो, यू विल बी गेटिंग मीथेन. Then next question is why are all copper halides known except copper iodide. कॉपर चूंकि क्या करता है ना, कॉपर Cu2 प्लस बनाता है, Cu2 प्लस ऑक्सीडाइजेज आयोडीन टू आयोडाइड टू आयोडीन. सो इसीलिए ऑल द कॉपर हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट कॉपर आयोडाइड. Why is E0 value for vanadium comparatively low? The low value of vanadium is related to the stability of V2 plus. Stability के हिसाब से value होती है. Then permanent titration. Why HCl should not be used for potassium permanganate titration? HCl को क्यों नहीं यूज करना चाहिए हमको? Permanganate titration in presence of HCl are unsatisfactory since HCl is oxidized to chlorine. Then explain the observation at the end of each period. There is a slight increase in atomic radii of D block. तो atomic radii जो increase होती है क्योंकि D block is full with 10 electrons and shields the electrons present in the higher s orbital to a greater extent, resulting in increase in size. What is the effect of pH on dichromate? The chromates and dichromates are interconvertible. तो डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ द सॉल्यूशन. इंक्रीजिंग pH का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का बढ़ना, डिक्रीजिंग pH मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ना. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर एग्जाम एंड दिस इज द आपके एग्जाम की तो पास्ट ईयर की है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो पढ़ते रहो.